चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम हो क्या। दोस्तों एक बार मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल अजय क्लासेस प्रयागराज में। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले मूल अधिकारों के बारे में बता दिया था, अगर दोस्तों मैं सिर्फ एक मिनट चर्चा करूं, जो मेरे नए दोस्त देख रहे हैं वीडियो, मूल अधिकार वह अधिकार जो एक मनुष्य को स्वतंत्र जीवन, समान जीवन जीने के लिए क्या है, आवश्यक है समाज में। अच्छा बताओ, हमको जेल में डाल दिया गया, हमारे सारे अधिकार छीन लिए गए, न हम फोन कर सकते हैं, हम कहीं जा सकते हैं, कहीं आ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास मूल अधिकार न होने के बाद हमारा आपका जीवन एकदम व्यर्थ हो जाता है। मतलब हमारे आपके जीवन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं बचता है। जैसे आप बताओ, अपना घर बनाना मेरा मूल अधिकार है, मेरी ज़मीन है, मैं बनाऊंगा। अब कोई पड़ोसी आकर रोक दे उसको, नहीं बनाने दूंगा। क्यों नहीं बनाने दोगे भाई? मेरा घर है, मेरा मूल अधिकार है, मैं अपना बनाऊंगा, मैं प्लास्टर करवाऊंगा, उसमें और सारी चीज़ें करवाऊंगा। ठीक, पढ़ाना मेरा मूल अधिकार, मेरा मन है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सुन रहे हो, आप पढ़ रहे हो, ठीक है। अब पीछे कोई गन लगा के बैठा नहीं है कि पढ़ने गोली मार देंगे। तो इसका मतलब ये है कि मूल अधिकार मनुष्य के जीवन में क्या है, बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों आइए हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं मूल अधिकार क्या है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, संविधान एक किताब है। संविधान क्या है, एक प्रकार की किताब है। उस किताब में अलग अलग चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया, दूसरा चैप्टर पढ़ा दिया, दोस्तों तीसरे चैप्टर की इंट्रोडक्शन भी मैंने आपको दे दिया था। अगर आप थोड़ा ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप पीछे जाके आप हमारे उसमें देखिएगा तो आपको दो वीडियो मिलेंगे, भाग 1 भाग 2 और 3 का इंट्रोडक्शन भी दे दिया गया है पूरा। ठीक, तो दोस्तों अगर हम भाग 3 की बात करें, चैप्टर नंबर 3, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, ये हमारा संविधान का चैप्टर नंबर कौन है, 3 है। तो मूल या मौलिक अधिकार, मूल मुख्य अधिकार जो मनुष्य के बहुमुखी मतलब चहुमुखी या बहुमुखी विकास की बात करें, सामाजिक, आर्थिक, न्यायिक, भौतिक, इन सभी का जो विकास करें वही हमारा मूल अधिकार है। दोस्तों मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में जोड़ा गया। तो मूल अधिकार की चर्चा सबसे पहले 1791 में हमने कहा है कि किस संविधान में लागू किया गया था, अमेरिका के संविधान में 1791 में। ठीक, अब देखिए भाग 3, ये हमारा चैप्टर नंबर कौन है, 3 है। तो भाग 1 राज्यों से संबंधित, संघ राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता से संबंधित, अब भाग 3 हमारा कौन है, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार से संबंधित। ठीक, अनुच्छेद ये 12 से 35 अनुच्छेद तक वर्णित, हमने आपको बताया है कि अलग अलग भाग अलग अलग अनुच्छेदों में बटे हुए हैं। तो यह अनुच्छेद 12 से 35 तक है। दोस्तों जब संविधान प्रारंभ हुआ, जब संविधान लागू हुआ तो उस समय मूल अनुच्छेद की संख्या 7 थी। कितनी संख्या थी, 7 थी। लेकिन आगे जब देखा गया कि कुछ मूल अधिकारों को लेकर के कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो उन्हीं दिक्कतों को दूर करने के लिए क्या दिक्कतें आई आगे हम आप चर्चा करेंगे उसकी। तो 7 के बजाय 6 कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। किस भाग से हटाया गया, किस अनुच्छेद को हटाकर किस भाग में रखा गया, मैं पूरा डिटेल करने वाला हूं। तो आप अपनी आप सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए कि संविधान के प्रारंभ में संख्या 7 थी और संविधान लागू होने के बाद, ठीक दोस्तों, लागू हुआ तो 7 थी संख्या, लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन 1978 वाला किया गया, 1978, तो संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। दोस्तों एक चीज मैं आपको और बता दूं यहीं पे कि इसे मूल या मौलिक अधिकार को, भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस भाग को क्या कहा जाता है मित्रों, मैग्ना कार्टा। क्यों, ये मैग्ना कार्टा जो है ना, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है महान अधिकार पत्र, महान अधिकार पत्र या घोषणा पत्र, महान अधिकार पत्र या घोषणा पत्र। ठीक, तो दोस्तों इतनी बातें देखिए, हर एक प्रश्न पूछा गया है कि मूल अधिकार कहाँ से लिया गया, अमेरिका के संविधान से। भाग 3 में क्या दिया है, मूल अधिकारों के बारे में दिया हुआ है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, 12 से 35 तक। संविधान के प्रारंभ में संख्या इनकी कितनी थी, 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसकी संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। मतलब वर्तमान में कितने हैं, ये 6 हैं। मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा गया, भाग नंबर 3 को मैग्ना कार्टा। यह एक फ्रेंच भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है महान अधिकार पत्र या घोषणा पत्र। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अचानक मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं और हमको यूट्यूब कोई आके पुरस्कार दे दे 2-3-4 महीने बाद। अभी तो मुझे 1 ही महीना हुआ शुरू किए, अब मैं कहूँगा मुझे मैग्ना कार्टा मिल गया, मुझे मैग्ना कार्टा मिल गया। तो मैग्ना कार्टा मतलब मुझे यूट्यूब वालों ने महान अधिकार पत्र दे दिया। तो दोस्तों अधिकार पत्र का मतलब यही है, मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा फ्रेंच भाषा का शब्द है। तो इतना देखिए, ये इंट्रोडक्शन था। तो इतनी चीज़ें तो आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी। बाकी पीछे वाली वीडियो हमने सब कुछ बता रखा है।
तो अगर आप किसी को भी कहीं दिक्कत हो तो आप वो वीडियो देख सकते हो। ठीक, चलिए दोस्तों, तो हम अगर इसकी बात करें मूल अधिकार कितने हैं, तो दोस्तों मूल अधिकार जो हैं हम इनको भी आपको याद कराएंगे। मूल अधिकारों को तुरंत पहले याद करा देंगे, याद कराने के बाद हम आप आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो पहला है समता या समानता का अधिकार। ये क्या है भी इसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक, समता या समानता का अधिकार, ये दोस्तों अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है। अनुच्छेद 14 से लेकर कहां तक दिया हुआ है, 18 तक दिया है। ठीक, दूसरा क्या है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कि हम कितने प्रकार से स्वतंत्र हैं, कहां कहां से स्वतंत्र हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं, ये बातें कहां दी गई हैं दोस्तों, स्वतंत्रता के अधिकार में। ठीक, समता या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, ध्यान दीजिएगा, समता मतलब समानता, हम आप कैसे समान है। जैसे हम कह दें कि हम हल्का भी चर्चा करें, पूरा डिटेल अभी होगा, कि जैसे हम कह दें कि मैं कोई अपराध किया, एक कोई बहुत अमीर आदमी अपराध कर दिया, तो दोनों को समान रूप से वही दंड मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं गरीब हूं तो कहें क्या इसको 20 कोड़े मारो, कहें अमीर कहें इसको थोड़ा कम मारो, ये अमीर आदमी है, तो ऐसा नहीं है। पता लगा अब मैं थोड़ा सा सांवला हूं, अब कोई बहुत गोरा आदमी आ गया, कहें अरे यार इसको थोड़ा अपराध कम दो, थोड़ा सा इसको सजा कम दो, ये बहुत गोरा आदमी है, ये करियो अब थोड़ा ज्यादा दो, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक ना, समानता मतलब हर प्रकार से समानता। उसमें भी दो चीजें आएंगी, एक ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, एक अमेरिका के संविधान से लिया गया। मैं डिटेल कर रहा हूं, उस पहले जानकारी आप लीजिए। स्वतंत्रता का अधिकार, आप इसको याद करते चलिए, 2 मिनट में याद हो जाएगा। अगर हम समान हो जाएं तो इसका मतलब हम स्वतंत्र हो सकते हैं। भाई हम सब समान है तो सब स्वतंत्र हैं। अगर जो स्वतंत्र होगा तो आप बताओ शोषण के विरुद्ध उसको अधिकार होगा कि नहीं होगा, शोषण के विरुद्ध। ध्यान दीजिएगा आप लोग, 23 से 24, राइटिंग थोड़ा हमारी गड़बड़ है। ठीक, देखिए समानता या समता का अधिकार 14 से 18 तक, जो समान है वह स्वतंत्र है, जो स्वतंत्र है उसका शोषण नहीं किया जा सकता। ध्यान दीजिएगा, और जिसका शोषण नहीं होगा वो किसी भी धर्म का पालन कर सकता है, अर्थात धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। ठीक, और जो धार्मिक रूप से स्वतंत्र है इसका मतलब उसकी संस्कृति और शिक्षा बहुत अच्छी है, जो अपने धर्म को मान रहा है, तो इसका मतलब सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार ये 29 और 30 में। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिए सभी लोग, 14 से 18, 19 से 22, 23, 24, 25 से 28, 29, 30। अब यहीं पर था संपत्ति का अधिकार। किसका अधिकार, संपत्ति का अधिकार। किस अनुच्छेद में था, अनुच्छेद 31 में। ध्यान दीजिए सभी लोग, अनुच्छेद 31 में था। और अनुच्छेद 32 क्या कहता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह अनुच्छेद 32 कहता है। तो दोस्तों पहले ध्यान से समझिएगा, हमने कहा ना इसको हटा दिया गया है, ये पहले था अब नहीं है, तो कहां से हटाया गया, अनुच्छेद 31 से हटाया गया। अच्छा ठीक है, रुकिए अभी इसको मैं अलग कर रहा हूं, पहले इसको याद करिए आप। जो है समानता होगी तो आप में स्वतंत्रता होगी, स्वतंत्रता होगी तो आप शोषण के विरुद्ध क्या कर सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं। अगर शोषण के विरुद्ध आवाज उठा सकते हैं तो इसका मतलब क्या है, आप धार्मिक रूप से भी स्वतंत्र हो सकते हैं। देखिए नीचे, धार्मिक रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं। अगर आप धार्मिक रूप से स्वतंत्र हैं तो 100% है कि आप में संस्कृति और क्या भरी हुई, शिक्षा भरी हुई है। अगर संस्कृति और शिक्षित आदमी हैं आप, तो आप संवैधानिक उपचारों को क्या करेंगे, समझ सकते हैं। तो इसका मतलब ये संपत्ति का अधिकार इसमें से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो दोस्तों जो संपत्ति का अधिकार है इसको हटा करके कहाँ ले जाया गया, अब आप ध्यान देखिए। चौवालीसवां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978। तो दोस्तों 1978 में कुछ ऐसी दिक्कतें उत्पन्न हुई कि संपत्ति के मामले को लेकर के बहुत दिक्कत होने लगी। अब जैसे कोई हाईवे बन रहा है, ठीक है, आपकी पैतृक संपत्ति या खरीदी हुई संपत्ति कोई भी संपत्ति है, अब हम खड़े हो गए रास्ते में आकर के, हाईवे नहीं बनेगा, चलो निकलो इधर से। तो अब क्या करेगा वो,
पता लगा 500 किलोमीटर हाईवे बनाता हुआ आ रहा है, अब हमारी 1 बीघा जमीन पड़ गई बीच में, तो हम कहे हाईवे बनने नहीं देंगे। तो इसका मतलब ये है कि सरकार जबरदस्ती इसे कान पकड़ के ऐंठ के इसे किनारे खड़ी कर देगी, जो मुआवजा होगा लो पकड़ो, मुआवजा लो अपना, निकल लो धीरे से, ठीक, और सरकार रोड बनाएगी। कन्फर्म है? तो इसका मतलब इसीलिए संपत्ति को मूल अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बनाना पड़ा दोस्तों। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, किसका अधिकार? संपत्ति का जो अधिकार है इसे कानूनी अधिकार बनाया गया। क्या बनाया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो देखिए ये पॉइंट क्लियर कि 44वां और 1978 में, ठीक, संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बन गया। तो जब कानूनी अधिकार बना तो इसे रखा कहाँ गया? भाग 12, ध्यान दीजिए दोस्तों, भाग 12 और अनुच्छेद 300 का में, अनुच्छेद 300 का या 300A में ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि किस संशोधन द्वारा 44वां संविधान संशोधन 44 1978 संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, इसे क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। और किस भाग में रखा गया? भाग 12 में अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत। तो इसका मतलब जब संविधान दोस्तों लागू हुआ था तो हमारे पास 7 अधिकार थे। कितने अधिकार थे? 7 अधिकार थे, मौलिक अधिकार, ठीक। लेकिन जब कुछ दिक्कतें आने लगी संपत्ति के अधिकार को लेकर के, तो वहां क्या किया गया कि संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। मतलब अब सरकार उसमें हस्तक्षेप कर सकती है। कन्फर्म है? तो पहले 7 थे, अब 6 हैं। तो हमने आपको पहले बताया कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक। और फिर जो है आप कुछ ऐसे प्रैक्टिस करिएगा, सभी लोग ध्यान से देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको तरीका। आप ऐसे अनुच्छेद याद करिएगा, 14 से 18, 19 से 22, तरीका हमारा सीखिए आप, 23 से 24, 25 से 28, 29 से 30, लास्ट में बचा कौन? 32। देखिए ये पहले के लिए, ये दूसरे के लिए, ये तीसरे के लिए, ये चौथे के लिए, पांचवें के लिए, लास्ट में छठवां। तो ये देखिए पहला किसका अधिकार है? समता या समानता का अधिकार। दूसरा किसका अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए अगर हम सम हैं, समान हैं, तो हम स्वतंत्र होंगे। अगर हम स्वतंत्र हैं तो हम शोषण के विरुद्ध क्या उठा सकते हैं? आवाज उठा सकते हैं, शोषण के विरुद्ध। आप लोग ध्यान से देखिएगा, हम एकदम रटा देंगे आपको। अगर हम शोषण के विरुद्ध अधिकार उठा सकते हैं, मतलब मैं अपने धर्म का किसी भी प्रतिबंध के बिना पालन कर सकता हूं, अर्थात धार्मिक स्वतंत्रता। कैसी स्वतंत्रता दोस्तों? धार्मिक स्वतंत्रता। अगर मैं धार्मिक रूप से स्वतंत्र हूं तो 100% मैं एक सांस्कृतिक और शिक्षित आदमी हूं, सांस्कृतिक एवं शिक्षा से जुड़ा व्यक्ति हूं। कन्फर्म है? अगर मैं संस्कृति और शिक्षा से जुड़ा व्यक्ति हूं, शिक्षित व्यक्ति हूं, तो मैं संविधान में जितने भी उपचार दिए हुए हैं उन उपचारों को ध्यान से क्या कर सकता हूं? संवैधानिक उपचार। उन उपचारों को अच्छे से हम समझ सकते हैं। तो उम्मीद दोस्तों आपको याद हो गया होगा पूरा अनुच्छेद। एक बार फिर से आप देख लीजिएगा। देखिए हमको एक चीज समझना पड़ेगा, चीजें भूलती बहुत हैं, चीजें भूलेंगे कम नहीं दोस्तों, जब हम लगातार उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। बस मन में एक जोश, एक जुनून बना के रखेंगे, लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे। जब तक प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों भूलने वाला नहीं। याद रखिएगा, आप कितने भी बड़े दिमागदार हो, कितने भी बड़े आपको माइंड कितना भी तेज चलता हो, याद रखिएगा एक बार चीजें पढ़िए, चीजें भूल जाती हैं, दोबारा पढ़िए फिर भूलेंगे, लेकिन बार बार आप याद रखिए दोस्तों। एक रस्सी होती है, ये पत्थर है, ये धीरे धीरे एक दिन पत्थर क्या हो जाता है? घिस जाता है। हम आप जूता लेते हैं, नए जूता, आप बताओ जूता पहन के चल रहे हैं, क्या पता लगता है घिस रहा है? नहीं, धीरे साल, 6 महीने, 1.5 साल में घिस के खत्म हो जाता है, उसकी सोल खत्म हो जाएगी जूते की। कितना महंगा जूता रहेगा। तो इसका मतलब निरंतर लगातार थोड़ा परिश्रम करने से हम आप बहुत कुछ कर लेंगे दोस्तों। तो आइए हम आपको फिर से एक बार दिखाते हैं कैसे याद करना है, ठीक। 14 से 18, 19 से 22, ध्यान देखिएगा, पहले वाले में 4 था, फिर 3 हो गया, ठीक। फिर 23 से 24, 25 से 28, 29 से 30, लास्ट में 32। सभी लोग ध्यान देखिएगा, 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28, 30, लास्ट में 1। ये देखिए इसमें 4 अनुच्छेद। अगर आप ये समझिए कि पहला वाला 14 शुरू होगा, 14 4 18। इसमें देखिए कितने अनुच्छेद हैं? 3 अनुच्छेद जुड़ रहे हैं। तो आप देखिए 18 खत्म होगा तो अगला 19 से शुरू होगा, 19 3 22। फिर अगला वाला देखिए 2 पे शुरू हो रहा है, ध्यान समझिए 2, 23 1 24, मतलब 1 जुड़ा हुआ इसमें, 23 से 24 तक है, ठीक। ये 25 से 28, 25 3 28, इसका मतलब फिर ये 3 हो गया,
फिर ये 2 हो गया, ये अकेला है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, 14 में 4 जोड़ देंगे 18, 19 3 22, 23 1 24, 25 3 28, 29 1 30, ये अकेला बचा कौन 32। तो आप ये देखिए, समता का अधिकार, किसका अधिकार दोस्तों, समता का अधिकार। ये किसका अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार। किसका अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार। ये किसका अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये किसका अधिकार है, आप बताइए, ये किसका अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसका अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक दोस्तों, जितने लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे, आप याद रखिएगा, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ, आप कॉपी निकाल लीजिएगा, अपनी कलम निकाल लीजिएगा, बार बार लिखिएगा, बैठ के बार बार लिखिएगा। मैंने एक चीज़ कहा ना आपसे, अगर आप किसी से फ़ोन पे बात करते हो, ठीक है, सपोज दैट आपने मेरा चेहरा नहीं देखा कभी, मैंने आपको फ़ोन किया, हाँ भैया पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है कैसे, हाँ और बताइए ठीक ठाक है सब। तो अब आप फ़ोन पे सुनोगे, फिर मैं 6 महीने बाद आपको फिर फ़ोन करूँ, हाँ भाई सब ठीक ठाक है, आप पहचान रहे हैं, कहें नहीं सर पहचान तो नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। क्यों कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि आपने मेरी शक्ल नहीं देखी है, आपने सिर्फ मेरी आवाज़ सुनी है। अगर आप मेरी शक्ल देखे होते, 1 मिनट के लिए देखे होते, तो आप याद रखिएगा 6 महीने का 1 साल बाद में मिलता तब भी आप पहचान लेते। तो इसलिए देखी हुई चीज़ें हमेशा याद रहती हैं। अगर सुनी चीज़ें सिर्फ सुनते रहेंगे तो चीज़ें भूल जाएंगे, याद रखिएगा। आप भी रफ पे निकाल, जैसे मैं बता रहा हूँ, 14 18 19 22 23 24 25 28 30 29 30 32, ऐसे आप पढ़िए, लिखिए, बार बार चीज़ों को लिखिए। लिखेंगे दोस्तों, आप यकीन रखिएगा पूरा संविधान के एक अनुच्छेद आपको याद करा दूंगा। थोड़ा सा कुछ दिक्कतें थी, मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहा दोस्तों, रेगुलर वीडियो पड़ेगा, आप देखिएगा इसी जोश इसी जुनून के साथ। एक बात याद रखिएगा आप, ठीक ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आइए, जो समान है वो स्वतंत्र है, जो स्वतंत्र है वो शोषण विरुद्ध आवाज उठा सकता है, जो शोषण विरुद्ध आवाज उठाएगा वो धार्मिक रूप से क्या होगा, धार्मिक रूप से क्या होगा, स्वतंत्र होगा। अगर जो धार्मिक रूप से स्वतंत्र है तो इसका मतलब उसकी सांस्कृतिक और शिक्षा, सांस्कृतिक एवं शिक्षा भी क्या है, अच्छी है। और जो सांस्कृतिक शिक्षा को मानेगा तो उसका संवैधानिक उपचारों को भी मानेगा। संवैधानिक किसको मानेगा, उपचारों को भी मानेगा। दोस्तों याद करिएगा, आज का समय बहुत आगे है, हम आप यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। एक समय था, आप सोचिएगा, कुछ नहीं था, कोई भी चीज़ें नहीं थी। हमारे पूर्व राष्ट्रपति माननीय APJ अब्दुल कलाम जैसे लोग, सोचिए, ग्रामीण क्षेत्र से पढ़ के कहाँ से कहाँ पहुँच गए, भारत के राष्ट्रपति हो गए। सोचिए किस पोस्ट में पहुंचे, कहाँ से उठ के कहाँ गए थे, उनको कोई बताने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था। तो दोस्तों हम ज़्यादा बात करके ना आपका समय खराब करेंगे, ठीक है। बस हमारा एक उद्देश्य था आपके अंदर जोश और जुनून भरना, वो जोश और जुनून जो आपको बहुत आगे लेके जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, बिना जोश बिना जुनून के कुछ भी नहीं होता है, ठीक। आइए, तो अब दोस्तों हम पहले चर्चा करेंगे समता या समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार। आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। पहले आपको एकदम क्लियर कर दें कि समता और समानता का अधिकार, तो ये दोस्तों अनुच्छेद 14 से 18 तक इसकी बात होगी। अनुच्छेद 14 से कहाँ तक बात होगी, 18 तक इसकी बात होने वाली है, ठीक। तो अगर हम दोस्तों बात करें समता या समानता के अधिकार की बात करें, तो यहाँ पर 2 चीज़ें आती हैं सामने। पहले उन चीज़ों को आप क्लियर कर लीजिएगा। 2 बातें आती हैं, विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण, विधियों के समान संरक्षण। दोस्तों इन दोनों बातों पहले आप अंतर समझिएगा, नहीं तो बातें गड़बड़ हो जाएंगी। विधि के समक्ष समानता मतलब कानून के सामने हर व्यक्ति समान है। विधि मतलब कानून, समक्ष मतलब सामने, समानता मतलब समान है। कानून के सामने हर एक व्यक्ति समान है, कोई व्यक्ति अलग नहीं है। हमने थोड़ी देर पहले आपको उदाहरण दिया था, ठीक। अच्छा, ये चीज आई कहां से, ये चीज कहां से आई थी, ये चीज दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से आई थी। किसके संविधान से आई थी, ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से। तो पहली चीज कि विधि के समक्ष समानता कहां से ली गई, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। अब विधियों के समान संरक्षण, दोस्तों देखिए हमने इस बात का मतलब आपको क्लियर कर दिया। इस बात का क्या मतलब है कि कानून के सामने हर व्यक्ति समान है, वो कोई भी होगा कानून की नजर में समान ही रहेगा, तो ये मतलब है। ये जो विधियों के समान संरक्षण मतलब दोस्तों ना बदलना। इसका मतलब चाहे उच्च वर्ग का हो चाहे निम्न वर्ग का हो, जिसके लिए जो कानून लागू है, जो कानून जिसके लिए मान्य है, वो कभी बदलने वाला नहीं है, वो संरक्षित है। संरक्षण मतलब जिसमें बदलाव ना हो। इसको कहां से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। कहां से लिया गया, अमेरिका से।
तो दोस्तों ये दोनों बातें क्लियर है कि नहीं? ये छोटी बातें लेकिन आपको कंफ्यूज कर देती हैं कि विधि के समक्ष कानून के सामने जो समानता है ये ब्रिटेन से लिया गया, जबकि विधियों के समान संरक्षण ये कहाँ से लिया गया? अमेरिका। तो अगर दोस्तों थोड़ा सा मैं चर्चा करूं, अगर आप हल्का सा रुकें, 1 मिनट ध्यान दें, आगे तो मैं बढ़ ही रहा हूं, ठीक। ये जब अमेरिका में गोरे और काले लोगों का भेदभाव चल रहा था। अब आप सोचिए क्या है, मानवता नाम की कोई चीज ही नहीं है। कोई काला इसलिए उसका शोषण किया जा रहा था, कोई गोरा है तो स्वामी बनेगा, जो काला था बेचारा वो क्या बनेगा? उसका दास बनेगा। अर्थात दासता अब आपके जीवन में थोड़ा बहुत आया होगा, कुछ बातें धीरे धीरे याद आ रही होगा अमेरिका वाली, तो आपने सुना होगा कभी कि वहां गोरे और काले का बहुत भेदभाव था। गोरे लोग काले लोगों को अपना दास बना के रखा करते थे, उनको अपना गुलाम बना के रखते थे। तो उसी समय जब ये सब बातें चल रही थी सन 1861 1865 तक, याद रखिएगा, तो उसी समय अमेरिका में 14वां संविधान संशोधन किया गया। 14वां संविधान संशोधन किया गया। संविधान संशोधन करके ये चीज जोड़ी गई कि अब ये चीज नहीं रहेगा, कानून सबको समान संरक्षण देगा, चाहे गोरा होगा चाहे काला होगा। इसका मतलब आप उनके रंग के आधार पर, उनके ऊंच नीच के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये होता है दोस्तों विधि के समक्ष समानता, विधियों के समान संरक्षण का कानून, ठीक। तो ये दोनों बातें उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी। ये कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। इसको कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। अमेरिका में इसको कब लागू किया गया था? 14वां संविधान संशोधन करके लागू किया गया था, जब वहाँ गोरे और काले का भेदभाव चल रहा था। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अनुच्छेद 14 से 18 तक पूरा अच्छे से पढ़ने के लिए, ठीक, जो हमारे एसएससी बैंक रेलवे ग्रुप डी में आएगा या पुलिस के एग्जाम में जो कि पूछे जाते हैं। हाँ, तो हम दोस्तों हम कहें अनुच्छेद 14। तो हमने कहा विधि के समक्ष समानता या समता, समानता या समता। तो अनुच्छेद 14 दोस्तों ये कहता है विधि मीन्स कानून, कानून की नजरों में हर व्यक्ति सेम है। कानून की नजरों में हर व्यक्ति क्या है? समान है। मैं बहुत अमीर हूं, कोई बहुत गरीब है, लेकिन दोनों जब उसी कानून के सामने जाएंगे एक ही अपराध के लिए, तो कानून दोनों पर समान दृष्टि डालेगा। ये नहीं देखेगा कि बहुत अमीर है या बहुत गरीब है। कन्फर्म है? अगर किसी के ऊपर, कोई बहुत अमीर है उसके ऊपर 302 लागू होता है, तो याद रखिए जो बहुत गरीब अगर वही अपराध करा उसके ऊपर भी 302 307 जो भी करेगा वही लागू होगा। कन्फर्म दोस्तों? तो याद रखिए कानून की नजरों में सब समान है, ये हमारा कहता है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 कहता है कि हमारी नजरों में हर व्यक्ति समान है, वो चाहे जो होगा, हमें भेदभाव नहीं करना है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि रंग, नस्ल, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, हाँ, रंग, नस्ल और जन्म स्थान आदि के आधार पर, इनके आधार पर आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। हमने आपको पहले बता दिया कि हमको यहाँ समानता का अधिकार पढ़ना है, तो हम हर तरीके से जो भी चीजें पढ़ेंगे सब समान होंगी सबके लिए। यहाँ पे आप किसी का रंग देखकर, मैं कहीं जाता हूँ, मैं किसी कोचिंग पढ़ाने के लिए, किसी स्कूल पढ़ाने के लिए गया, तो अब देखिए कहीं यार थोड़ा सांवला है, इसको हटाओ यहाँ से, कहीं गोरे वाले खिलाओ पकड़ के, वो कम पैसा लेगा, कन्फर्म है, या ज़्यादा पैसा लेगा, इसको भगाओ यहाँ से। दूसरी चीज़ नस्ल के आधार पर, अब पता लगा कोई ऊंची बिरादरी का आदमी, हम नीची बिरादरी का आदमी है, हमको वैसे भगा दिया जा रहा है, ये गलत चीज़ है भाई। जन्म स्थान के आधार पर, अब हम बम्बई कमाने चले गए, मान लीजिए फिर लॉकडाउन लगा, कोई दिक्कत हो गई, सब कोचिंग संस्थान सारे फिर बंद हो गए, हम गए बम्बई कमाने के लिए। अब पहुंचे एक मराठी के पास, कस भैया कहाँ से? हमने कहा भाई यूपी से हूँ, बताइए। क्या? दिखाओ आईडी दिखाओ, आईडी दिखाए। अब पता लगा मराठी को बना दे रहे हैं क्या, मैनेजर बना दिए, हम उससे ज्यादा योग्य, हमको चपरासी बना दिए। तो ये आप नहीं कर सकते। अगर ऐसा आप करोगे तो केस ठोक दिया जाएगा। क्या ठोक दिया जाएगा? केस ठोक दिया जाएगा। अब आप देखो ये अनुच्छेद 15 कहता है, फिर से देखिए अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून की नजरों में सब समान है। कानून की नजरों में सब समान है, इसीलिए कानून की देवी पट्टी बांध के खड़े रहती हैं, क्योंकि उनको ये देखना ही नहीं कौन हमारे सामने खड़ा है, उनको सिर्फ ये देखना है इसने अपराध किस प्रकार का किया है, उसके लिए कौन सा दोष, मतलब कौन सा अपराध का दंड निश्चित किया गया है, सिर्फ ये देखना है। इसलिए उन्होंने आंखों पर क्या बांध लिया? पट्टी बांध लिया। रंग, नस्ल, जन्म स्थान। दोस्तों रंग, रूप रंग, गोरा काला देख के भेदभाव नहीं कर सकते आप। नस्ल, ऊंची बिरादरी नीची बिरादरी देख के नहीं कर सकते हैं। जन्म स्थान मतलब आप
बहुत अच्छी जगह पैदा हुए, हम बहुत गरीब जगह पैदा हुए। अच्छा आप ये बता दो, अगर ये जन्म स्थान के आधार पर होता तो एपीजे अब्दुल कलाम तो छोटे से गांव हमारे पैदा हुए थे। हमारे महान आदर्श अटल बिहारी वाजपेयी जी कहाँ पैदा हुए? छोटे से जगह स्थान पैदा हुए। आप बताइए, अगर ऐसा होता तो जो बहुत ऊंचे खानदान पैदा हुआ, अगर ऐसा होता तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री ना होते। हाँ, कहे पप्पू बन के घूम रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये चीज आप नहीं कर सकते। अनुच्छेद 16 दोस्तों, अनुच्छेद 16 क्या कहता है? हमारे जैसे लोगों के लिए अनुच्छेद 16 बहुत मायने रखता है। कहता है कि लोक नियोजन में, लोक नियोजन मतलब आप ये समझो सरकारी नौकरी नियुक्तियों में, आप ये समझो लोक नियोजन में, लोक नियोजन में समान अवसर, लोक नियोजन में समान अवसर। इसमें अपवाद हैं ओबीसी, एससी, एसटी आदि। इनके लिए कुछ कोटा निर्धारित कर दिया गया है ओबीसी एससी एसटी के लिए। कह रहे लोक नियोजन सरकारी नौकरियों में, नियुक्तियों में, लोक नियोजन मतलब लोगों की नियुक्तियों में, लोक मतलब लोग, नियोजन मतलब नियुक्ति में समान अवसर, सभी को समान अवसर दिया जाएगा। अगर आप दोस्तों सपोज करिए कि अभी ग्रुप डी की कुछ नई वैकेंसी आ जाए 20,000, तो वो जो योग्यता निर्धारित करेगा उस योग्यता के आधार पर हम आप सब फॉर्म डाल सकते हैं जो उसके योग्य है, जिसके कैटेगरी में आएगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई दूसरी जात, कोई धर्म का, ये धर्म का वो नहीं डाल सकता, ये नहीं डाल सकता। सिर्फ जिसके लिए संविधान में कुछ चीजें निर्धारित कर दी गई हैं। वो चीजें कौन सी हैं कि जैसे ओबीसी एसटी एसटी के लिए कुछ आरक्षण लागू कर दिया गया तो उनको वो चीज अलग से मिलेगी, वो चीज उनको अलग से प्राप्त हो जाएगी। बाकी जो लोक नियोजन की नीति है उस सब के लिए समान अवसर प्रदान करेगी। तो दोस्तों एक बार फिर समझते हैं अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि कानून की नजरों में सभी लोग क्या है? समान है। अनुच्छेद 15 कह रहा है कि कानून की नजरों में सभी लोग समान हैं, लेकिन हम उनके रंग, रूप, नस्ल, ऊंच नीच, जन्म स्थान, कोई कहाँ पैदा हुआ, कोई कहाँ नहीं पैदा हुआ, इससे मतलब नहीं कोई महल में पैदा हुआ, कोई झोपड़ी में पैदा हुआ। ठीक। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन में समानता, मतलब लोगों की नियुक्तियों में, लोक नियुक्तियों में, सरकारी नौकरियों में हम समान अवसर सबको देते हैं। तो दोस्तों इसीलिए तो कहा गया भारतीय संविधान महान है। हम आप एक चीज याद रखिएगा, हम भारतीयों की सबसे बड़ी कमी ये है कि हम अपनी चीजों को वैल्यू नहीं देते हैं। हम दूसरे को देखेंगे, अमेरिका में यार ये चल रहा है, तो वहाँ अमेरिका वाली बात पे ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, अपनी चीज़ों को ध्यान नहीं देते। याद रखिएगा, यहाँ अपने यहाँ नहीं कहते हैं गांधी महान, यहाँ लोग कहने में शर्माते हैं। अफ्रीका में गांधी जी पूजे जाते हैं। तो दोस्तों हमें अपनी सोच सुधारनी है। वो सोच तब सुधरेगी हम आप शिक्षित होंगे। तो उसके लिए हमें तन मन धन लगाना, याद रखिएगा। रात 12 बजे तक पढ़ना। दोस्तों एक चीज़ आप याद रखना, आप कभी टाइम देख के मत पढ़ना, शेड्यूल बना के मत पढ़ना। आप हमेशा टारगेट बना के पढ़ना कि इतनी चीज़ों को आज मुझे क्लियर करना है, अनुच्छेद इतने याद करने हैं, इतने अनुच्छेद रिविजन करने हैं। इस आधार पर आप पढ़िए दोस्तों। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तब, सिलेक्शन लेना मतलब भगवान को ढूंढना, इतना याद रखिएगा। इस कंपटीशन में हम आप इतना आसानी सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप 3 घंटे पढ़ते हैं तो इतना आप याद रखिएगा कि कोई ऐसा भी बैठा हुआ है इसी भारत में, इसी किसी कोने में, छोटे से स्थान पे या बड़े से स्थान पे, कि आप 3 घंटा पढ़ते होगे तो 7 घंटा पढ़ता होगा। तो आप इन चीज़ों को क्लियर करें। आप अपना टारगेट समय देख के निर्धारित ना करें, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, ना, गलत चीज़ है ये। आप अपना टारगेट निर्धारित करिए अपने, मतलब उसको देख करके कितनी मात्रा मैंने पढ़ा हुआ है। अगर मुझे अनुच्छेद 1 से 12 तक रिवीजन करना है तो उसको करना चाहिए, 2 घंटा लगे, 3 घंटा लगे, उससे मैटर नहीं है। कन्फर्म है? तो दोस्तों आइए हम आप देखते हैं अनुच्छेद नंबर 17, जो कर देगा खतरा। अनुच्छेद 17 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत। तो अस्पृश्यता का अंत क्या है? देखिए, स्पर्श करना मतलब छूना, अस्पर्श मतलब छुआछूत, अस्पृश्यता मतलब क्या? छुआछूत। भाई आप छुआछूत नहीं कर सकते, कन्फर्म है? अब पता लगा हम बस में गए, हम बस में चढ़े, एक बस कंडक्टर है, हमने देखा कि या वो हमको पहचाना, आप समझिए, उसने देखा अरे यार ये नीची बिरादरी का आदमी है, इसको क्या करो, टिकट दूर से ऐसे फेंक के दो। अब कोई ऊंची बिरादरी का आदमी है, उसके हाथ में टिकट पकड़ा रहा है, तो आप छुआछूत कर रहे हो। क्या कर रहे हो? छुआछूत कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि अनुच्छेद 17 कहता है कि अगर आप छुआछूत करोगे तो आप पर केस लाद दिया जाएगा, जाएंगे जेल, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। आइए अनुच्छेद 18। 18 क्या कहता है दोस्तों? उपाधियों का अंत। किसका अंत? उपाधियों का अंत। तो
अनुच्छेद 18 कहता है अब आप फालतू की उपाधि नहीं लगा सकते। अब मेरा नाम जैसे अजय है, अब मैं लिखना शुरू कर दूं राजाधिराज महाधिराज अजय सर पधार रहे हैं होशियार, ये नहीं हो सकता। अब ऐसा करोगे ना तो केस लाद दिया जाएगा। इसका मतलब जो पुरानी उपाधियां थी, ये खलीफा, ये बिन, ये सब नहीं लग पाएगा। ये नवाबों के नवाब ये आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जितनी उपाधियां थी सभी उपाधियों को रद्द कर दिया गया, सिर्फ 2 उपाधियों को छोड़ करके शिक्षा और सेना। ध्यान से देखिएगा, उपाधियों का अंत कर दिया गया। मतलब आप अपने नाम के सामने राजाधिराज महाधिराजाधिराज ये वो मतलब कोई भी चीज़ नहीं जोड़ सकते फालतू की। लेकिन हाँ, 2 चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेगी, शिक्षा संबंधी और सेना की उपाधियों को आप धारण कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक चीज और याद रखिएगा, भारत रत्न पद्म विभूषण, ये पद्म लिखा है दोस्तों, राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ हमारी। पद्म भूषण आगे इन सबकी चर्चा होगी पुरस्कारों की। और पद्मश्री कंफर्म है। ये पुरस्कार जो है अनुच्छेद 18 के अंतर्गत ही दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो दोस्तों एक बार फिर से हम आप देखते हैं नए जोश नए जुनून के साथ। बस इतना याद रखिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का 17 मतलब हमारे लिए खतरा था। आप समझो, अच्छा बता दो, छुआछूत होगा। अब मैं पढ़ा रहा हूँ, अब ये मार्कर मैं पकड़ लिया, अब कोई बहुत ऊंची बिरादरी और बहुत नीची बिरादरी का आदमी आए, वो इसलिए मार्कर ना ले, मैंने छुआ हुआ, इसका तो गलत चीज़ है कि नहीं, आप बता दो। मैं मोबाइल खरीदने गए, अगला हमको मोबाइल ही नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये चीज़ गलत है, 100% गलत है। तो इसका मतलब आप छुआछूत नहीं कर सकते। अस्पृश्यता का क्या हो गया, अंत हो गया। फिर अनुच्छेद 18 क्या कहते हैं, उपाधियों का अंत। आप फर्जी उपाधि नहीं धारण कर सकते। आप फर्जी उपाधि जैसे महाधिराज महाराजा ये वो देश का 13-22 ये सब नहीं चलेगा। ठीक। शिक्षा सेना, अगर शिक्षा और सेना से संबंधित कोई उपाधि है तो आप धारण कर सकते हैं। ब्रिगेडियर हो गया, जनरल हो गया, कंफर्म है, ये सारी चीजें धारण कर सकते हैं आप। ठीक। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये जितने भी हैं पुरस्कार किसके अंतर्गत दिए जाते हैं, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। दोस्तों फिर से मैं आपसे सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, इस पार्ट पे सिर्फ एक वीडियो और बनाना है जो स्वतंत्रता के अधिकार से लेकर अनुच्छेद 32 तक होगा। दोस्तों जोश जुनून एकदम अपना बना के रखिए, एकदम बरकरार रखिए। मेरा पर डे वीडियो पढ़ने वाला है। अब दोस्तों एक एक अनुच्छेद बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। मेरा पूर्ण प्रयास रहेगा कि आपको कहीं से कोई दिक्कत ना होने पाए। बस दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर माँ गंगा की गोद से संगम नगरी के तट से आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। और खास करके उन 9 आगंतुकों का करता हूं जिन्होंने हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देखा होगा। दोस्तों सिर्फ साथ दीजिए, हमारे साथ लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।